जी। नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़क्कम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। चाणक्य की चाल कैसी होगी ये बता पाना बहुत मुश्किल होता है। वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, अन मतलब आउट ऑफ द बॉक्स चालें चल देते हैं कि सोचने पे लगता है कि अच्छा ये भी हो सकता था। तो कुछ ऐसे ही हुआ है। अमित शाह जी का नया घर बना है और उस घर में मीटिंग के लिए राज ठाकरे साहब पहुंचे। बट तो सबसे फनी बात थी कि मीटिंग कर कर बाहर आए और उन्होंने कहा कि आपके अजान का लाउड स्पीकर की आवाज अगर चलेगी तो हमारी भी हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पे चलेगा। सो वॉज इट सडन, वॉज इट प्लान? लॉट ऑफ एंगल्स आर देयर। एंड इस मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए है निधीश गोयल जी। निधीश गोयल जी राजस्थान बेस्ड है और इनका अपना चैनल है जम्बू टॉक्स। राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं, काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मुद्दों पर बेबाक राय रखते हैं, बिल्कुल हिचकिचाए और बिल्कुल ये नहीं सोचते कि शायद मतलब ऑपोजिशन वालों को बुरा लग जाए। तो आई एक्चुअली लाइक दैट स्टाइल, होना भी यही चाहिए। सर, आपका ऑल्टरनेट मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू गायत्री जी। आपका बहुत आभार, आपने हमें मंच दिया और आपके दर्शकों के साथ में जुड़ने के लिए आपके दर्शकों को भी बहुत हमारा नमस्ते। जम्बू टॉक्स की तरफ से आपको बहुत सारा नमस्ते, प्रणाम। सर, ये जो मैं क्या बोलूं, ये जो अभी जो हुई मीटिंग और उसके बाद से अचानक से राज ठाकरे का जो बयान आया है, कहाँ से कहाँ तार जुड़ रहे हैं? आपको क्या मतलब, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं पर्टिकुलरली एक बात यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ। फर्स्टली, देयर इज अ पॉलिटिक्स, राइट। भारत में अगर हम देखें तो देखिए, दो वर्ड्स होते हैं। मैं दोनों वर्ड्स को थोड़ा अलग अलग करके थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा, बिकॉज हम लोग उसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते। वन इज राजनीति, वन इज पॉलिटिक्स। हिंदुस्तान में राजनीति कहीं भी नहीं चल रही है। हिंदुस्तान में जहां चल रही है दैट इज पॉलिटिक्स। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं उसका उसको भी आप समझ लीजिए। राजनीति बेसिकली अगर हम देखेंगे तो राजनीति पढ़ने के लिए आपको चाणक्य को समझना पड़ेगा और पॉलिटिक्स पढ़ने के लिए आपको मैकियावेली को समझना पड़ेगा। अब भारत में पॉलिटिक्स के लिए मैकियावेली को समझाया जाता है, उसी को पढ़ाया जाता है। जो लोगों ने जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की होगी हमारे दर्शकों में से या कोई भी और, तो उन्हें मालूम होगा कि मैकियावेली कौन था। अब डेफिनेटली मिसेस गांधी, इटली के परिवार, तो वहीं का वो रहने वाला था और जो ये कहता था कि राजा ऐसा हो निरंकुश होना चाहिए जो जनता का दमन करके रहे। सो हो रही है यहाँ पे पॉलिटिक्स। जब राजनीति की बात आएगी, बिकॉज राजनीति बहुत अच्छा शब्द है, उसमें नीति आता है, राज आता है, तो राज करने की नीति दैट इज राजनीति। अब चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दे आर ऑल फॉर द पॉलिटिक्स, पर्टिकुलरली पॉलिटिक्स। और वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसलिए मुझे इसमें कोई परेशानी वाली बात भी नहीं है। कई बार लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी बड़े बड़े प्रोग्राम्स कर लेते हैं। परसों की 1 तारीख को, शायद अभी 1 तारीख को, उन्होंने परीक्षा पे चर्चा किया और कुछ लोगों ने मुझे कहा कि परीक्षा पे चर्चा करना क्यों जरूरी है, देखो उन्होंने वोट बैंक तैयार किया। तो मेरा उनसे कहना यही था, नरेंद्र मोदी जी अगर एक प्रोग्राम कर रहे हैं, इस प्रोग्राम के दम पे वो नया वोट बैंक भी कायम कर रहे हैं और साथ साथ में एक नया मैसेज भी देने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये उनकी पॉलिटिक्स है और वो पॉलिटिक्स में सफल हो रहे हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? सामने वाला भी अपनी पॉलिटिक्स करने के लिए स्वतंत्र है। रही बात नमाजवादी पार्टी की, मैं राष्ट्रवादी पार्टी, राष्ट्रवादी जो राकापा है, जो शरद पवार की पार्टी है, हम उसको नमाजवादी पार्टी कहना ही थोड़ा पसंद करते हैं। और वैसे भी हम लोग ये जानते हैं कि उनकी सरकार इस समय जेल से ही चल रही है और जो जेल में बैठा है उसका नाम अच्छे से आपको मालूम होगा, दैट इज नवाब मलिक। तो नवाब मलिक की तरफ से वो सरकार आज रन कर रही है। दूसरी बात, शिवसेना कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये मैं नहीं मानता हूं। मेरा मानना पर्टिकुलरली है ये एक आंदोलनकारी पार्टी है। ये आंदोलन से निकली थी और इसकी पर्टिकुलरली कुछ पार्टीज की अपनी आइडियोलॉजी होती है। शरद पवार के सामने ये पार्टी कहीं भी नहीं ठहरती है। बाला साहब ठाकरे का अपना एक चरित्र हुआ करता था, तो बाला साहब ठाकरे जी के व्यक्तिगत चरित्र पर, उनके काम के चरित्र पर, दोनों में से किसी पर चरित्र पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था। अब दूसरी बात आई, राज ठाकरे के बारे में कहा जाता है कि राज ठाकरे जो हैं वो उनके पर्टिकुलरली लीडर थे, लेकिन उन्हें नहीं बनाया गया। तो देखिए, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस चीज को भी कि राज ठाकरे के साथ में समस्याएं क्या थी। राज ठाकरे बोलने में बहुत एक्सपर्ट थे, राज ठाकरे काम करने में भी ज्यादा एक्सपर्ट थे। उद्धव ठाकरे के छोटे भाई थे, उनके भतीजे थे एक तरीके से बाला साहब ठाकरे के। लेकिन उनके चारित्रिक समस्याएं, जो हमारे दर्शक मुंबई से या महाराष्ट्र से हैं या फिर थोड़ा पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं, उनको मालूम होगा, ठाकरे परिवार में खासतौर पर, कि उद्धव ठाकरे की चारित्रिक परेशानियां इतनी नहीं है जितनी राज ठाकरे की रही हैं।
चाहे वो मांस मदिरा के सेवन की बात करें हम लोग, या फिर चारित्रिक विषमताएं या कमजोरियां, जिन्हें आप मुझे कहना जरूरी नहीं है, आप लोग समझते हैं बेहतर तरीके से, उद्धव ठाकरे के साथ में ये उस लेवल की नहीं रही हैं। तो बाला साहब ठाकरे का केवल पुत्र मोह मैं नहीं मानता, पुत्र मोह तो था उद्धव ठाकरे को चुनना, लेकिन उसके साथ साथ में ये भी था क्योंकि वो खुद व्यक्तिगत रूप से चारित्रिक विषमताओं में नहीं रहे थे, तो वो शायद ये भी नहीं चाहते होंगे कि मेरा उत्तराधिकारी उन चारित्रिक विषमताओं वाला हो जिसके कारण से हमें समस्याएं हो। ये अलग बात है कि उद्धव ठाकरे अपनी विरासत को किसी भी तौर पे नहीं सहेज पाए, और नहीं सहेज पाने का कारण ये हुआ कि उन्हें जिस शरद पवार को बाला साहब ठाकरे पानी पी पी करके धोया करते थे, जिस मिसेस गांधी सोनिया गांधी को वो पानी पी पी करके धोया करते थे, उन्हीं के दरबार में उन्हें हाजिरी लगानी पड़ती है। तो थोड़ा सा एक पर्दे के पीछे का जो बैकग्राउंड है वो हमको समझना चाहिए। और उसके बाद में आज राज ठाकरे की देखिए, राज ठाकरे ने ये जो काम किया है ये कोई नया काम नहीं है। ये आज से बहुत सालों पहले महाआरती की बात आप लोगों ने सुनी होगी, बाला साहब ठाकरे ने कहा था। और बाला साहब ठाकरे का कहने का मतलब जो होता था वो पत्थर की लकीर हुआ करता था कि हम महाआरती करेंगे, और बाला साहब ठाकरे ने कहा महाआरती होगी, तो अगर एक बार उनके मुंह से शब्द निकल गया महाआरती होगी, तो महाआरती होती थी और हुई है। लेकिन क्या वाकई में राज ठाकरे के साथ में ये चीज सोच सकते हैं? बेसिकली एक स्टेटमेंट मैं आपको देता हूं और उसके बाद में आप कुछ और भी जो बात करेंगे हम उस पर बढ़ेंगे। इफ यू कैनॉट कन्विंस समवन देन कंफ्यूज हिम। बीजेपी यही काम कर रही है इस समय। वो महाराष्ट्र के वोटर्स को बेसिकली कंफ्यूज करने का काम कर रही है कि ना आपके साथ में शिवसेना है, ना आपके साथ में मनसे है, और शरद पवार तो आपके साथ में किसी भी तौर पे नहीं है। बिकॉज अगर डेमोग्राफी देखेंगे आज हम खास तौर पे मुंबई की, तो मुंबई की डेमोग्राफी में किसी भी एरिया में मुसलमानों की जो संख्या जिस तरीके से बढ़ चुकी है, तो आज अगर चुनाव आज होते हैं तो मराठी मानुष का नाम लेकर के आपके लिए सत्ता हासिल करना इतना आसान नहीं रहेगा। तो बीजेपी बेसिकली कंफ्यूज करने का काम कर रही है और वो अपनी पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से खेल रही है। गायत्री जी। इंटरेस्टिंग नीतीश गोयल जी, काफी इंटरेस्टिंग एंगल था। बट हाँ, इसमें जो मेरे को सोचने वाली बात है, अगर मैं एक ठंडे दिमाग से सोचूं, अजान हो रही है लाउड स्पीकर्स पर, ये मुद्दा हर जगह उठा है, अजान का मुद्दा हर जगह उठता है, और हर जगह लोकल स्पेशली बीजेपी रूल स्टेट्स में ये मुद्दा उठता रहा है। अभी तक राज ठाकरे मुंह पर फेविकॉल लगाकर बैठे हुए थे। अचानक से मिलते हैं अमित शाह जी से, और जैसा कि आपने कहा, अचानक से उनकी बोली निकल पड़ती है, मिलकर आए और शाम को चालू हो गए भाई हम तो हनुमान चालीसा करेंगे। सो दैट टाइमिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग, और दैट टाइमिंग इज वेरी इंट्रीगिंग, जिसको बोलेंगे, वो नोट करने वाली बात है। तो अमित शाह जी टाइमिंग कुछ टिप्स लेके आए हैं, लग रहा है ऐसा कि मतलब कुछ उधर से शायद लंच या डिनर के टाइम पर कुछ उन्होंने बता भी दिया हो कि भाई यू नो। जी देखिए, एक्चुअली दोनों देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, बिकॉज हम लोग साइंस बैकग्राउंड से, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट आया करता है, उसका नाम होता है इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एंड देयर इज अ मॉडल बाय नेमली विन विन मॉडल। एंड एक बॉर्डर फिल्म में एक डायलॉग था कि तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम है तो क्या हम है, जो तुम हो तो हम है, और जो हम है तो तुम हो। तो बीजेपी ये काम कर रही है, वो ये देख रही है कि राज ठाकरे का, बिकॉज देखिए आज राज ठाकरे ना केवल महाराष्ट्र में किसी बिसात पर नहीं रह गए हैं, इवन मुंबई बहन नगर पालिका, वहां पर भी वो कुछ भी नहीं है। और उनके लाइफ में इतने यूटर्न्स राज ठाकरे ने लिए हैं, उन यूटर्न्स के कारण से उनकी कोई जेन्युइननेस नहीं रह गई है। और आज भाजपा अगर यूपी से किनारा करेगी तो किधर जाएगी? किसी भी हालत में कहीं और आप पैर नहीं जमा सकते हैं। और यूपी वालों को भैये और बिहार वालों को बिहारी कहकर जो उन्होंने राज ठाकरे ने अपने ऊपर दाग लगाया है, देखिएगा राज ठाकरे अब यूपी और बिहार पर कभी अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वापस उन्होंने यूपी और बिहार पर अटैक किया तो वो जो आज चढ़ने की कोशिश थोड़ी की है, और चढ़ने की कोशिश उन्होंने इसीलिए की है क्योंकि उन्हें मालूम है कि बेबी पैंगविन के कारण से उद्धव ठाकरे वैसे भी मुंह नहीं खोल पा रहे हैं, और वैसे तो नॉर्मली उनका मुंह खुलता भी नहीं है। तो ये दोनों चीजें हैं। अमित शाह से मुलाकात होगी, डेफिनेटली भाजपा को अपना फायदा लेना है। अगर हम लोग इसको इस तरीके से समझें कि इस समय रूस और यूक्रेन में अगर युद्ध चल रहा है, उस समय बहुत बार कहा गया कि भारत रूस का साइड ले या भारत अमेरिका का साइड ले, लेकिन भारत ने
क्लियर कहा है, क्लियर स्टेटमेंट है कि हम हमारे देश के हिसाब से चलेंगे, हमारे देश के हिसाब से देखेंगे। ना उन्होंने रूस के लिए नापसंदगी जाहिर की, ना उन पर कोई प्रतिबंध लगाए। तो ये बड़ा अजीब सा है। ठीक यहां पर भी वही है कि भाजपा के लिए जो सही होगा भाजपा वो करेगी। भाजपा उद्धव ठाकरे के साथ में डायरेक्टली नहीं जा सकती, बिकॉज उन्हें मालूम है कि अब शिवसेना को अगर हटाना है, बिकॉज देखिए थोड़ा सा मैं आपको एक एंगल पंजाब का भी लेना चाहूंगा यहाँ पर, उसको समझना चाहिए हमको। बिकॉज पंजाब में भाजपा क्यों रन नहीं कर पाई, बिकॉज पंजाब में हिंदुत्व नहीं चलता है, पंजाब में बेसिकली चलता है तो खालिस्तान। अब अगर आप खालिस्तान को बार बार आतंकवाद कहेंगे तो मैं मानता हूं कि ये आतंकवाद ही है, लेकिन पंजाबियत में खालिस्तान को आतंकवाद के तौर पे नहीं देखा जाता है। जब तक आप पाकिस्तान को लगातार आतंकवाद आतंकवाद कहते रहेंगे तो आप पंजाब में जड़ें नहीं जमा सकते। लेकिन वहां पंजाब में सिखिज्म है, यहां पर सिखिज्म नहीं है, यहां मराठा है, और मराठा के साथ साथ में सीधा हिंदुत्व जुड़ा हुआ है। तो भाजपा को जो दिक्कत पंजाब में है वो दिक्कत महाराष्ट्र में नहीं है। और पंजाब में भाजपा के पास में अकाली दल है, तो यहां पर भाजपा के पास में शिवसेना है, और दोनों पुरानी पार्टियां हैं। अकाली दल के पास में प्रताप सिंह बादल, प्रकाश सिंह बादल, फिर सुखविंदर सिंह बादल, उसके बाद में बहुत सारे, उनके पास में बहुत सारे हरसिमरत कौर और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बाला साहब ठाकरे के बाद में उनके पास में कोई लोग नहीं है। तो भाजपा के जो एज जो है भाजपा को महाराष्ट्र में मिल रहा है, उस एज को बढ़ाया कैसे जा सकता है। डेफिनेटली राज ठाकरे भी अपने आप में तिलमिला रहे और उन्हें मालूम है कि ये चुनाव तो होने हैं, और चुनाव होने में उनको किस तरीके से थोड़ा बहुत भी वो फायदा ले सकते हैं। तो अमित शाह एक ऐसे पॉलिटिकल खिलाड़ी हैं जो कभी किसी से गुरेज नहीं करते। आप लोगों ने देखा होगा अभी से कुछ दिनों पहले पद्मश्री मिला, गुलाम नबी आजाद को भी मिला। अब गुलाम नबी आजाद को पद्मश्री मिलने से किसका फायदा है और क्या फायदा है। गुलाम नबी आजाद G23 जो नेता है कांग्रेस के, उसमें एक पिलर की तरीके से भूमिका उन्होंने निभाई है। ऐसे में गुलाम नबी आजाद को पद्मश्री देकर के भाजपा क्या हासिल करना चाहती है, एक बात। दूसरा, अगर जम्मू कश्मीर में, चूंकि जम्मू कश्मीर में अगर भाजपा महबूबा मुफ्ती के साथ में सरकार बना सकती है, ये वही महबूबा मुफ्ती है जिनकी बहन रुबीला सईद, जिसका अपहरण होता है इनके पिताजी जब देश के गृह मंत्री बनते हैं उसके 10 दिन बाद में ही, और उसके बाद में कितने आतंकवादियों को छोड़ दिया जाता है, और फिर लगातार ये एक परिपाटी बन जाती है। तो भाजपा अगर गुलाम नबी आजाद को पद्मश्री दे सकती है, भाजपा अगर महबूबा मुफ्ती के साथ में गठबंधन कर सकती है, सरकार चला सकती है, तो शिवसेना को छोड़कर के राज ठाकरे को अपनाना, या फिर बेसिकली अपना भी नहीं रही है। भाजपा इज टेस्टिंग राज ठाकरे कि आज भी राज ठाकरे की कहीं कोई बिसात है क्या। अगर बिसात है तो हम उसके साथ में आगे बढ़ते हैं, बिसात नहीं है तो हम अपने तरीके से तो बढ़ ही रहे हैं। तो भाजपा के तो दोनों हाथों में लड्डू है, वो अपना काम कर रही है। जी सब बिल्कुल सही कहा आपने। एक तो शायद इसलिए भी राज ठाकरे एक्टिव हो गए क्योंकि बीएमसी के इलेक्शंस आने वाले हैं, तो उनके पास सीटें आने की तो गुंजाइश कम है, बट शायद वो भी अब थोड़ा एक्टिव होकर, अब कोरोना इज राइट डाउन, सो आई थिंक ही इज आल्सो ट्राइंग टू टेस्ट द वाटर्स कि भाई हम अब कहाँ से शुरू करें, क्योंकि पार्टी तो 0 नंबर पर आ चुकी है लिटरली। जी एक चीज और है सर, आपको लगता है कि यहाँ से देखिए, इट्स आई नो इट इज स्पेकुलेटिव एंड इट इज लिटिल फोर साइटेड एंड इट्स टू अर्ली टू प्रिडिक्ट आल्सो, बट स्टिल आई वुड लाइक टू टेक इट अप। राज ठाकरे वाज अ मोर प्रोबेबल, मतलब वो ज्यादा हकदार थे उत्तराधिकारी के, बाला साहब ठाकरे जी की जो वसीयत थी, मतलब पॉलिटिकल लीनियज जिसको हम बोलेंगे, पॉलिटिकल हेरिटेज, नॉट द फाइनेंशियल। तो अब जो ये स्टार्ट करने वाले हैं, क्या ये उद्धव ठाकरे को टक्कर दे पाएंगे और बाला साहब का जो नाम था उसको कैप्चर कर पाएंगे, मतलब उनकी जो पॉलिटिकल देखिए, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में भीम पार्टी के जो चंद्रशेखर रावण है, उनके बारे में भी बहुत कहा गया कि वो उनका हश्र क्या हुआ ये आप और हम अच्छे तरीके से जानते हैं। तो जो पॉलिटिकल आदमी है, एक केवल पॉलिटिक्स में देखिए एक पार्षद ही होता है जिसकी पार्षद 5 साल रह लिया, उसके बाद में परिसीमन के कारण से उसकी जो क्षेत्र बदल जाता है और उसके बाद में उसकी पॉलिटिक्स तकरीबन खत्म हो जाती है। अपार्ट ऑफ दैट, इफ यू आर ए एमएलए, इफ यू आर ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इफ यू आर ए राज्यसभा मेंबर या कोई मंत्री बने हैं, आपकी पॉलिटिक्स कभी खत्म नहीं होती है। राज ठाकरे के पास में करने के लिए दूसरा कोई ऑप्शन है भी नहीं किसी भी तरीके से। रही बात ये टक्कर देने की बात की, तो मैं इस बात को नहीं मानता कि राज ठाकरे किसी भी तौर पर शिवसेना को कोई खास टक्कर दे पाएंगे। लेकिन हाँ, आज ये भी देख समझ लीजिए, पहले कभी ये आपस में भाई लोग जो हैं, ये आपस में कभी पर्सनली एलिगेशंस नहीं कहते थे, गद्दार कहा है। राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को गद्दार कहा है।
तो ये जो गद्दार वाला शब्द है इसको समझ लीजिएगा कि अब ये किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, बिकॉज बेसिकली उद्धव ठाकरे को डर किस लिए लग रहा है, या वो बोले किसने नहीं। सुशांत सिंह राजपूत के केस में बीपी पैंगविन आदित्य ठाकरे फंसा है, संजय राउत बहुत बड़बोलेपन का शिकार है, इनको मालूम है इनके पास में मुख्यमंत्री का पद ही है, इसके अलावा उनके पास में कुछ नहीं है। दे हैव सेड लाइक जनाब बाला साहब ठाकरे, तो अब बाला साहब ठाकरे के आगे जनाब लगना भी शुरू हो गया है। सो जब आपको डर केवल उस आदमी से लगता है जिसके पास खोने को कुछ नहीं होता है, राज ठाकरे के पास खोने को कुछ नहीं है, वो किसी की में से सीटें लेगा खींचेगा तो उद्धव ठाकरे की ही जमीन खींचेगा, वो शरद पवार की जमीन नहीं खींच सकता है, वो भाजपा की जमीन नहीं खींच सकता है, वो जमीन खींचना है तो उद्धव ठाकरे की। अब बात उद्धव ठाकरे की है, उद्धव ठाकरे को खुद को भी ये पता है कि उसके पास में जमीन बची कितनी है, उनके पास में सीट है कितनी, और नए सर्वे में सीट कितनी आ सकती हैं। अब जितनी आएंगी उसमें से भी वो आदमी लेगा और बाकियों में से आपको वोट बैंक का नुकसान करेगा, तो फायदा तो अल्टीमेटली राज ठाकरे का ही होना है, और इसमें सबसे बड़ा फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को होना है, बिकॉज वोट कटेंगे तो वोट किसको मिलेंगे ये भी आप सोच लीजिए। बट एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन नहीं होगी नीतीश जी, अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं मुस्लिम वोट्स पर, वैसे तो शरद पवार जी कब्जा जमा कर बैठे रहते थे, कांग्रेस भी आ गई उसमें, क्योंकि भाई अब महाविकास अघाड़ी बनाना था, चाहे जितनी भी थोड़ी मोड़ी सीटें थी तो वो आ गए। अब मुस्लिम वोट बैंक के लिए, अब मुस्लिम वोट बैंक के लिए शिवसेना भी कूद पड़ी है, बाला साहब ठाकरे गए, मतलब वो तो ऊपर चले गए हैं, तो हम क्या बोले, नहीं तो शायद उनको जी जी क्या करते, पर उनकी आइडियोलॉजी को छोड़ के वो मुस्लिम वोट के लिए कूद पड़े हैं। राज ठाकरे ने एक अलग, अब दैट इज इंटरेस्टिंग टू वॉच, राज ठाकरे हैज टेकन अ लिटिल डिफरेंट स्टैंड एंड ही इज ट्राइंग टू गेट बैक टू द ओरिजिनल फिलॉसफी ऑफ शिवसेना। और जितना मैं जानती हूँ, दो चार लोगों को, मेरा ज्यादा कांटेक्ट नहीं है महाराष्ट्र में, पर जितने कुछ एक लोगों को मैं जानती हूँ, काफी शिव सैनिक इस वक्त शिवसेना छोड़ने का विचार कर रहे हैं, बिकॉज दे आर सिक एंड टायर्ड ऑफ उद्धव ठाकरे, हिज स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, हिम टर्निंग सुल्तान को ग्लोरीफाई करना, टीपू सुल्तान को ग्लोरीफाई करना, या जी इस टाइप की चीजें। जी, ये जो देखिए नया देखिए बेसिकली सर्कमस्टांसेस हो रहे हैं उस पे आप क्या कहेंगे, ये जो बदलते देखिए पैटर्न देखिए देखिए क्या है, आपको आज राज ठाकरे को ये अच्छे तरीके से पता है कि मुझे पॉलिटिक्स में रहना है, पॉलिटिक्स में रहूंगा मैं किसके साथ में रहूंगा। राज ठाकरे को पता है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, देखिए हाँ ये जरूर आ सकता है कि वो सरकार का हिस्सेदार बन सकते हैं। अब हिस्सेदारी कितनी है वही देखना है। मैं आपको इस बारे में ये भी बोलूंगा कि यूपी के चुनाव में एक बात ये भी कही जा रही थी कि मायावती जो है वो भाजपा का साथ दे रही है, और सीधा सीधा तकरीबन 35 सीटों पर मायावती ने भाजपा को साथ दिया, समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के वोट उन्होंने काटे, ऐसा कहा जा रहा था। हालांकि जब स्टैटिस्टिक्स आए तो काफी चीजें बदल गई थी, बिकॉज खेल काफी बदला, लेकिन ये भी कहा जा रहा था कि मायावती अगर कुछ गड़बड़ियां हुई और मायावती से लेना पड़ा उन्हें सहयोग, तो मायावती को राष्ट्रपति बना सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि ऐसी बात हुई होगी या नहीं हुई होगी, ये सारे र्यूमर्स भी हो सकते हैं और रहे भी होंगे, मैं इसको र्यूमर ही मानता हूँ, लेकिन बात यहाँ किसी पे भी तरीके मैं की आपको थोड़ा सा करेक्ट करूंगी, मायावती ने जी खुद आकर पब्लिकली ऑफिशियली बिल्कुल कहा है पब्लिकली कि उन्होंने बोला है, बिल्कुल तो बोला है दैट कि मींस मेरा ऐसा कुछ हाँ नहीं। कुछ सच्चाई थी उस बात में। जी एक्चुअली देखिए, लेकिन है ना, जब आपके पास सीट होंगी भी नहीं तो आपको कहना यही पड़ेगा। अगर मायावती के पास में 30-40 सीट आती, 50 सीट आती, तो शायद इक्वेशन जब बदलती तो बदलती इक्वेशन के साथ में, बिकॉज पॉलिटिकल में अगर आप ये सोचेंगे कि हम इनके साथ में कभी नहीं जाएंगे तो ये कभी नहीं होता है। आप कभी भी किसी ना किसी के साथ में जा सकते हैं। आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस में मिलकर के सरकार बनाई थी, तो ये नहीं होता कभी कि हम किसी के साथ में कभी भी नहीं जाएंगे, कोई भी किसी के साथ कभी भी आ सकता है। दरवाजे सबके लिए हमेशा खुले हुए हैं। मैंने आपको बोला गुलाम नबी आजाद को पद्मश्री मिला है, किस लिए मिला है हम सब जानते हैं। महबूब मुफ्ती के साथ में सरकार बनाई है, किस लिए बनाई है हम सब लोग जानते हैं। तो इसलिए पॉलिटिक्स में सारे दरवाजे खुले रहते हैं। राज ठाकरे को हिस्सेदारी चाहिए, देखिए, और हिस्सेदारी उन्हें शरद पवार की पार्टी से नहीं मिलेगी, हिस्सेदारी उन्हें उद्धव ठाकरे की पार्टी से भी नहीं मिलेगी। हिस्सेदारी उन्हें मिलेगी तो भारतीय जनता पार्टी से मिलेगी। और राज ठाकरे ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि कोई भी देश राज्य की जनता हो, वो राज्य की जनता अपना विकास चाहेगी। और आज मराठी मानुष इतना भी बेवकूफ नहीं है, उसको मालूम है कि हमें बचा कौन सकता है। और डेमोग्राफी केवल हमें और आपको नहीं पता होती। अगर भिंडी बाजार के इलाके में, भिंडी बाजार के क्षेत्र में या मलाड में या डोंगरी में मुस्लिमों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो वो सोसाइटी में रहने वाले हिंदू भी अच्छे तरीके से इस बात को जानते हैं। तो वो ये भी जानते हैं कि आज देखिए ये जो स्टेटमेंट हुआ है ना, कब हुआ है? रमजान के महीने में हुआ है। और रमजान के पहले दिन
ये चीज हुई है। तो रमजान के पहले दिन, रमजान के महीने में ये चीज होना, अभी राजस्थान में घटना हुई है करौली में, नव संवत्सर पे बाइक रैली होती है और उसके बाद में पथराव होता है। सबका साथ सबका विकास में आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं यहाँ पर कि आप देखेंगे नरेंद्र मोदी जी के ट्विटर हैंडल पर जाइए, आपको वहां पर मालूम चलेगा नवरात्रि की बधाई दी गई है, नव संवत्सर की बधाई दी गई है, रमजान की कोई बधाई नहीं है, किसी तरीके की कोई बधाई नहीं है। आप आदित्यनाथ योगी जी के ट्विटर हैंडल पे चले जाइए, बाकी सारी बधाइयां आपको मिलेंगी, रमजान की कोई बधाई नहीं है। बिकॉज अल्टीमेटली आपने योगी जी का एक स्टेटमेंट सुना होगा कि हम अपना दिल भी निकाल करके दे देना तो ये लोग हमें तब भी अपनाएंगे नहीं। तो भाजपा भी अब समझ चुकी है कि सबका साथ सबका विकास का नारा, और मैंने अब हमारे चैनल पर एक वीडियो बनाया था, अगर हमारे आप दर्शक जो हैं, मैं हमारे आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को भी कहूंगा कि आप एक बार जम्बू टॉक्स को विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप देखेंगे वहां पर काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलेंगे। और हम लोग शुरुआत करते हैं जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्ष से, क्योंकि हमारा मानना है कि जम्बू द्वीप की संस्कृति हमें फिर से लानी है। और कुछ समय पहले एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें स्वामी रामदेव जी आए थे, जिन्होंने बड़ा सुंदर बोला था कि अगले 20 वर्ष में भारत की ज्योग्राफी जो है वो बदल जाने वाली है, भारत की सीमाओं का बहुत बड़ा विस्तार होना तय है। 20 साल में वो आप देख लेंगे और अगले 10 साल में जो देखेंगे वो बहुत बड़े तरीके से देखेंगे। तो बेसिकली मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूं कि सबका साथ सबका विकास ये एक छलावा था, ये छलावे को, और साथ में इसमें सबका विश्वास जो है, आपने उन्हें ट्रिपल तलाक के लिए सब कुछ कर दिया, आपने उनके खातों में सीधा पैसा भेज दिया, आपने उन्हें सिलेंडर बांट दिए, आपने उन्हें बिजली के कनेक्शन दे दिए, आपने उन्हें फ्रीबीज दे दी, लेकिन तब तक भी आपको कुछ नहीं मिला, एक वोट आपको किसी का नहीं मिलता है। मुख्तार अब्बास नकवी जिस बूथ पर वोट देते हैं उनको 2 वोट मिलते हैं, अपना और अपनी पत्नी का। 5,000 करोड़ का अल्पसंख्यक है, वो खुद आदमी कहता है मुख्तार अब्बास नकवी की सेंट्रल गवर्नमेंट में 10% माइनॉरिटीज का हिस्सा बढ़ा है। 10% हिस्सा बढ़ना आप किसे कहते हैं? तो ये चीज अगर बढ़ेगी तो किसके लिए नुकसानदायक होगी? अगर 15 साल सरकार इसी तरीके से चली तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे, ये हमें समझ लेना चाहिए। शायद रमजान की बधाई नहीं देना, आज से पहले वाले ट्विटर हैंडल पे चले जाइएगा, साल भर, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले आपको रमजान की बधाई मिलेगी। इस बार रमजान की बधाई नहीं मिल रही है और मुझे लगता है शायद हरिचंद्र भी नहीं जाएगी अजमेर पे नवाज शरीफ के लिए, वो भी मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर वो भी नहीं जाने वाली है, बिकॉज वो समझ चुके हैं। और अब पॉलिटिक्स जो है, सर्दियां, अब जो पॉलिटिक्स की गर्मियां जो हैं, जो बोला था मई जून की गर्मियों में हम शिमला की बर्फ गिराएंगे, तो अब शिमला की बर्फ गिराने का समय आ गया है। इसलिए वो हर एक चीज अपनाएंगे जो करनी चाहिए, सामने वाले को फायदा हो, भाजपा को कोई नुकसान नहीं है। राज ठाकरे को कुछ सीट मिलेगी, सत्ता में हिस्सेदारी मिलेगी, भाजपा को कोई नुकसान नहीं है। भाजपा की सत्ता होनी चाहिए, भाजपा को केवल ये चाहिए, और वो भाजपा कर रही है। जी। सो आगे चलकर बीजेपी और राज ठाकरे के बीच में वैसे भी काफी पहले भी चर्चा में आ रहा है, ये लोग आपस में गठजोड़ कर सकते हैं केस कभी ऐसा मौका या जरूरत पड़ी। बट हाँ, शिवसेना का दी एंड तो शुरू हो चुका है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, अनलेस एंड अंटिल दे रिवाइव, व्हिच सीम्स वेरी अनलाइकली, स्पेशली द ग्राउंड्स जो उन्होंने चूज किए हैं। लगता नहीं है कि उस पे अब वो कभी यू टर्न ले पाएंगे। देखिए, एक्चुअली राज ठाकरे के साथ में भाजपा को बेसिकली कभी, मैं ये मानता ही नहीं हूं कि भाजपा को कभी किसी के साथ में परहेज रहा है। अगर कोई आज बात बोलता है कि भारत में हिंदू पार्टी का शासन है, तो आई एम सॉरी सर, मैं नहीं मानता कि भारत में हिंदू पार्टी का शासन है। मैं ये भी नहीं मानता कि भारत में धर्म का शासन है। भारत में और मैं ये भी नहीं मानता कि भारत में किसी राजनीतिक दल का शासन है। भारत में एक पॉलिटिकल पार्टी का शासन है, और वो पॉलिटिकल पार्टी हिंदू हितों के थोड़ा करीब है, ज्यादा करीब है। और भाजपा के रहते तो कोई दूसरा दल हिंदुओं के वोट ले भी नहीं सकता किसी भी तौर पे। लेकिन हाँ, हमें उन्हें उनकी गलतियों के लिए क्रिटिसाइज करना पड़ेगा, हमें उनको चीजों को बताना भी पड़ेगा, और शायद इसी कारण से हम काफी सारी चीजें बाकी पार्टी से बेहतर दिखते हैं। हम कांग्रेस राज में अपेक्षा नहीं कर सकते, भाजपा राज में थोड़ी अपेक्षा करते हैं, कुछ चीजें हमें मिलती भी है, चाहे प्रतीकों के तौर पर ही मिले, चाहे स्वामी शंकराचार्य जी की कश्मीर में बड़ी मूर्ति हमें दिखे, चाहे रामानंद जी की हमें बड़ी मूर्ति दिखे, चाहे हमें छत्रपति शिवाजी महाराज की बड़ी मूर्ति दिखे। ये मूर्तियों की राजनीति आप जैसे कह सकते हैं, लेकिन फिर भी वो भी होना इतनी कोई बहुत गलत बात नहीं हो जाएगी, बिकॉज सामने वाले के तरीके से तो अगर आप देखेंगे, और चूंकि कश्मीर फाइल्स की बहुत चर्चा चल रही थी, अगर आपने ताशकंद फाइल्स देखी हो तो वहां पे बहुत फैक्ट्स के साथ में दिखाया गया था कि 1975 इंडिया वॉज फॉर सेल, भारत बिकने के लिए था, तैयार खड़ा था। तो ये तक भारत में हुआ है। तो हम अगर किसी पार्टी के साथ में जा सकते हैं, हिंदू किसी पार्टी के साथ में जा सकते हैं, तो हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है बेसिकली, और ऑप्शन नहीं होगा तो किसके पास जाएगा? और ये आप और मैं नहीं जानते, ये पॉलिटिकल पार्टी जो झरना ऊपर बह रहा है
वो लोग भी जानते हैं कि भारतीयों के पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो वोट तो उन्हें ही मिलना है। अब उन्हें वोट मिलना है तो उन्हें क्या करना है, ये थोड़ा थोड़ा आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वोटर्स की और जनप्रतिनिधियों के आपस में बनी रहे, और हम आपस में थोड़ा खेल खेलते रहें, तो बेसिकली पॉलिटिक्स इज अ गेम। आप खेलिए, वो भी खेल रहे हैं, कौन फ्रंट फुट पर ज्यादा अच्छा खेलेगा, जीत उसी की होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और पर ये मीटिंग बहुत इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि अचानक से मीटिंग हुई और एग्जैक्टली। अचानक से मीटिंग थी, इट वाज नॉट प्री प्लान। और हाँ, मीटिंग के डेफिनेटली। अचानक बाद में एकदम से स्टेटमेंट आया, सो एक थोड़ी हलबली मच गई महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में कि अचानक से हो क्या रहा है। देखिए, एक्चुअली हड़बड़ी मची है इसीलिए उद्धव ठाकरे ने कुछ बोला है, बिकॉज अमित शाह के साथ में अगर कोई भी मीटिंग करेगा तो उसका कोई ना कोई मतलब तो निकलेगा। उद्धव ठाकरे और इवन शरद पवार ने बोला, उद्धव ठाकरे के लिए भी बोला, राज ठाकरे के लिए भी बोला। शरद पवार ने बोला उद्धव ठाकरे कभी कभी बोलते हैं और उसके बाद में चुप हो जाते हैं, और राज ठाकरे के लिए भी शरद पवार ने यही बोला कि राज ठाकरे कभी कभी जोर जोर से चिल्लाते हैं और उसके बाद में फिर वो कहीं खो जाते हैं। तो क्या वाकई में राज ठाकरे केवल खोने के लिए एग्जैक्टली गए हैं? एग्जैक्टली, दिस इज अ पॉइंट आई वाज कमिंग एट, कि ही इज बीन वेरी इनकंसिस्टेंट। आते हैं फिर छुप जाते हैं, आते हैं फिर गायब हो जाते हैं। सो उन अगर जैसे बहुत लोग बोल रहे थे कि अब एक नया भगवा शेर आया, आई मीन सोशल मीडिया वाज फुल ऑफ सच टर्म्स, आपको पता ही, लोग बड़ी जल्दी एक्साइट हो जी। जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि एक नया भगवा शेर आया। सो आई वाज लाइक प्लीज डोंट काउंट हिम। ये 2 साल में एक बार नजर आते हैं, फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं, इनका कुछ पता नहीं चलता है कि अचानक से कब आएंगे और अचानक से कब गायब हो जाएंगे। So he's been नहीं, very मैंने एक्चुअली यही inconsistent. बोला था कि आपको चारित्रिक कमियां हैं राज ठाकरे की। उन चारित्रिक कमियां अगर किसी में, मेरा मानना यह है कि अगर आप अच्छे हैं तो केवल आप एक चीज में अच्छे नहीं होते हैं। आप अच्छे हैं तो आप हर चीज में अच्छे होते हैं। आप जो हैं वो आपकी पर्सनालिटी हर चीज में दिखेगी। अगर मैं यहाँ पर कुछ बात बोल पा रहा हूँ, और मैं अगर बिकॉज हम लोग चूंकि रेडियो फील्ड से जुड़े रहे हैं, आई बीन रेडियो जॉकी, रेडियो चैनल, सो अगर हम वहां पर हैं तो वहां पर भी हमारा अंदाज बोलने का उस तरीके से रहेगा। अगर मैं टीवी पर न्यूज पढ़ रहा हूं तो मैं वहां पर भी अच्छा रहूंगा। सो बेसिकली राज ठाकरे अगर अच्छे होते तो वो आज तक लगातार अच्छे होते। लेकिन हाँ, आज के तौर पे, अभी के तौर पे मैं यही मान सकता हूं और यही मान रहा हूं, ये मेरा पर्टिकुलर थॉट है कि अब राज ठाकरे इनकंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, चाहे वो ये मुद्दा हो या कोई और मुद्दा हो। लेकिन राज ठाकरे इस मीटिंग के बाद में इनकंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, बिकॉज उन्हें ये क्लियर सिग्नल, डेफिनेटली क्लियर सिग्नल नहीं तो एटलीस्ट सिग्नल मिल चुका है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम आपको ऑब्लाइज जरूर करेंगे, आपको साथ में लेकर के चलेंगे। और राज ठाकरे के लिए इससे अच्छा मौका पॉलिटिक्स में रहने का वापस नहीं आएगा, क्योंकि अगर भाजपा अपने दम पर सत्ता में आ जाती है तो राज ठाकरे उसके बाद में कभी पॉलिटिक्स में एंट्री ही नहीं कर पाएंगे, बीजेपी करने ही नहीं देगी, किसी भी हाल में नहीं करने देगी। They राज will ठाकरे not like खत्म हो another Shiv जाएंगे। Sena in. They will not like another Shiv Sena in Maharashtra actually. So they will not want another fighter. ये बात तो सही है, क्योंकि शिवसेना अब जो रही वो खत्म हो चुकी है, लिटरली खत्म हाँ, हो चुकी है। तो अब वो एग्जैक्टली। ना बात है ना वो कुछ कर पाएंगे। एग्जैक्टली। एक बैड न्यूज व्हाइल वी आर टॉकिंग, एक जिस बैड न्यूज आई है वापस कश्मीर से, 2 कश्मीरी हिंदुओं को मारा गया है। और जावेद बेग साहब जो एक बार शो पे आए थे, उन्होंने जस्ट शेयर किया है। और हिंदू हेट्रेड लगता है कश्मीर में डाई डाउन होने का नाम नहीं ले रही है। बट एनीवेज विल कंटिन्यू, आई डोंट नो व्हाट टू से। देखिए, जी मेरा इस बारे में एक बात क्लियर कहना है कि इसमें हिंदू हेटेड वाली बात नहीं है। बात ये है कि सामने वाले को रोज ये बढ़ाया जाता है, रोज ये सिखाया जाता है कि उनके अलावा दुनिया में और कोई रहने लायक ही नहीं है। अब रहने लायक नहीं है तो जब उनको मौका मिलेगा तब ये चीज तो होंगी ही। और छतों पे पत्थर ऐसे ही नहीं पड़े रहते, हमने देखा है। आई एम फ्रॉम जयपुर, तो हमने देखा है जी, यहाँ के वो टॉपिक मैं कल लाइव करने वाली हूँ। मैं इनफैक्ट टुवर्ड्स द एंड में अनाउंस करने वाली थी कल मैं वो टॉपिक। वो लॉयर जो अभी विक्टिम हिंदुओं का केस लड़ रहे हैं जाकर, और करौली में, ही इज एक्चुअली ड्राइविंग फ्रॉम करौली टू जयपुर, तो इसलिए रास्ते में 2 डिस्ट्रिक्ट्स में शायद बंद है, इंटरनेट नहीं है, तो इसलिए मैं आज का लाइव उनके साथ करने वाली थी तो कैंसिल करना पड़ा। तो कल सुबह 11 या 12 बजे के आसपास वो लाइव करूंगी मैं। और एग्जैक्टली क्या हुआ है क्योंकि जो मीडिया आपको बता रही है वो एक्चुअली है ही नहीं। रीजन इज समथिंग बिग। नीतीश जी, आई डोंट वांट यू टू स्पिल द बीन्स, आई नो आपको पता है वो चीज, और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप बताएं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कल ठीक है। अपडेट भी है वो आएंगे इस मैटर पर। जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मुद्दा वो नहीं है जो लोग देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं। मुद्दा इससे भी कहीं बड़ा है, 10-12 गुना बड़ा है।
और वो जानने की जरूरत है। सो देखिए, मैं यहाँ पे लास्ट में ये केवल इतना ही कह सकता हूँ कि आप जो करौली में देख रहे हैं, आप जो अलवर में देख रहे हैं, आप जो कश्मीर में अभी आपने जो न्यूज दी है, आपने जो पंजाब में देख रहे हैं, मैंने अभी अपने वीडियो में लिखा था कि चुनौती पंजाब से नहीं आई है, चुनौती उत्तर प्रदेश से आई है, और चुनौती उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी आई है। अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 273 सीट आकर के बहुत फायदा हुआ है, तो आई एम टेलिंग यू बहुत गलत, बहुत भुलावे में है हम लोग, हमें समझना चाहिए। इसलिए ये जो गृह युद्ध है ये तो बढ़ेगा और बढ़ेगा, हमें इसके लिए तैयार ही होना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। आपके लिए रोज परेशानियां बढ़ेंगी और अगले 5 साल तक लगातार बढ़ती रहेंगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि निर्बल शक्ति ही जीवन है और निर्बलता ही मृत्यु है। आपके पास में केवल एक ऑप्शन है, आप अपनी ताकत को बढ़ाइए, मानसिक ताकत हो, शारीरिक ताकत हो, आर्थिक ताकत हो, किसी भी तरीके की ताकत हो, नैतिक शक्ति हो, या आप चारित्रिक शक्ति हो, राष्ट्रीय शक्ति हो, आध्यात्मिक शक्ति हो, आप अपनी ताकत को जितना बढ़ाएंगे आपके लिए उतना फायदा होगा। सामने वाला केवल इतना देख रहा है आपकी ताकत कम होगी तो मैं एक एग्जांपल दूंगा केवल, आपने सुना होगा हम्पी साम्राज्य, राजा कृष्णदेव राय, वहीं के एक बड़े राजा थे, राम था, राजा राम राय। राजा राम राय का सिर बहमनी के सुल्तान ने बीच मैदान में काट दिया था। दे आर बेसिकली वॉचिंग कि आप कहीं एक छोटी सी गलती करें और हम आप पर टूट पड़े। मैं यहां पर इसलिए भी ये चीज कह रहा हूं क्योंकि सन 1025 था जब एक विदेशी आक्रांता, मैं तो उसको विदेशी भी नहीं कहता, आक्रांता ही कहता हूं, मुगल इस्लामी आक्रांता हिंदुस्तान में आया था, और उसके बाद में अगला आक्रांता जब आया वो सन था 1193, यानी कि 150 वर्ष से अधिक समय तक उन्होंने प्रतीक्षा की थी, इंतजार किया था। हम 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे की बात करते हैं, 1946 से अब तक तो कुल जमा 75 साल हुए हैं साहब। तो वो अगर उस समय 1025 से महमूद गजनवी से लेकर के मोहम्मद महमूद गौरी तक 150 पौने 200 साल की प्रतीक्षा कर सकते हैं, तो अभी तो 75 साल हुए हैं। दे आर टेस्टिंग यू। आप वंदे मातरम में खड़े होते हैं या नहीं होते? दे आर टेस्टिंग यू। आप जनगण मन में खड़े होते हैं या नहीं होते? दे आर टेस्टिंग यू। जब आपकी गाय काट ली जाती है तब आप क्या करते हैं? दे आर टेस्टिंग यू। आपके घर की बेटियां उठा ली जाती हैं तब आप क्या करते हैं? दे आर टेस्टिंग यू। वो आपका हर मुद्दे पर टेस्ट ले रहे हैं। इसलिए आपके पास में केवल एक ऑप्शन है कि आप जिस जिस तरीके से अपनी शक्ति बढ़ा सकते हैं, और आप अपनी शक्ति नहीं बढ़ा सकते तो आपकी शक्ति के लिए अगर गायत्री देवी काम कर रही है अल्टरनेट मीडिया पर, उनका सहयोग करिए, जिस तरीके से कर सकते हैं करिए। अगर निधीश गोयल काम कर रहे हैं जम्बू टॉक्स पर, उनका सहयोग करिए। आपको आर्थिक सहयोग देना है आप वो दीजिए, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है आप वो करिए, आपको शेयर करना है वो करिए। वीर सावरकर ने कहा था अगर आप साथ आएंगे साथ लेकर चलेंगे, आप साथ नहीं आएंगे छोड़ के चलेंगे, लेकिन हाँ बाधा बनेंगे तो लात मार के भी चलेंगे। ये लात मारने की ताकत भी आपके पास होनी चाहिए। दैट्स माय क्लोजिंग रिमार्क। नितीश जी आप आए और एक्चुअली एंजॉयड द टॉक वेरी मच, और Thank you. अच्छा लगा राज ठाकरे का जो हमने एंगल पिक किया। बट यस, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल टाइम। राज ठाकरे कैन मेक अ रिटर्न बैक इनटू महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, और इससे अच्छा मौका उन्हें मिलेगा नहीं, चाहे वो एक बैसाखी के रूप में सही बीजेपी के साथ, क्योंकि अभी उनको फुल फ्लेजेड आने में, शिवसेना के स्टेचर में आने में बहुत टाइम लगेगा। इट विल लॉट ऑफ वाटर विल फ्लो डाउन द अंडर द ब्रिज, तो काफी टाइम लगेगा। बट बैसाखी के रूप में भी अगर आ गए तो बहुत बड़ी बात होगी। एटलीस्ट रिवाइवल, अपनी एग्जिस्टेंशियल फाइट नहीं उन्हें करनी पड़ेगी। सो थैंक यू सो मच नितीश जी। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इफ यू वांट टू सपोर्ट मी, बिकम अ मेंबर। एंड नितीश गोयल जी के चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। जैसा उन्होंने कहा, हम सभी को आपके सपोर्ट की जरूरत है। प्लीज सपोर्ट करिए। आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते हो, उससे भी हमें बहुत मोटिवेशन और इंकरेजमेंट मिलती है कि एटलीस्ट आप लोगों तक हमारी बातें तो पहुंच रही हैं, एटलीस्ट इतना पता चलता है। सो दैट इज ऑल्सो अ बिग बूस्ट फॉर अस। सो थैंक यू सो मच सर। जय हिंद, जय श्री राम। जय गायत्री जी, अच्छा लगा। नमस्ते, जय भारत, वंदे मातरम। स्टे सर, जस्ट स्टे सर।